नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद कई लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ी होगी, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री पर उनके बेटे सुनील शास्त्री का लिखा हुआ एक संस्मरण है जी। और अक्सर होता यह है कि स्कूल में पढ़ी हुई चीजें हम बस परीक्षा के लिए याद कर लेते हैं, लेकिन आज हम इस पर एक गहरी नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस छोटे से अध्याय में नेतृत्व और सिद्धांतों के कौन से बड़े सबक छिपे हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए भी इतना खास है क्योंकि ये किसी इतिहासकार ने नहीं बल्कि एक बेटे ने अपने पिता के बारे में लिखा है। तो इसमें हमें एक प्रधानमंत्री की नीतियों का विश्लेषण नहीं मिलता, बल्कि एक इंसान के तौर पर उनके रोजमर्रा के जीवन की, उनके उसूलों की एक बहुत ही निजी झलक मिलती है। ये शास्त्री जी का वो रूप है जो अक्सर सार्वजनिक नजरों से छिपा रहता है। और शायद सबसे चौंकाने वाली जो कहानी है वो है सरकारी पद और निजी जिम्मेदारियों के बीच की उस बारीक रेखा की, जिसे शास्त्री जी ने कभी धुंधला नहीं होने दिया। और कहानी एक कार से शुरू होती है। हाँ, और ये कोई आम कार नहीं थी, इम्पाला शेवरोले। लेखक यानी उनके बेटे बताते हैं कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो वो शानदार गाड़ी घर पर खड़ी रहती थी और एक नौजवान के तौर पर जाहिर है उनका बहुत मन करता था उसे चलाने का। बिल्कुल। लेकिन शास्त्री जी खुद उसका इस्तेमाल ना के बराबर करते थे। सिर्फ कोई खास मेहमान आए तभी वो गाड़ी निकलती थी। और मैं तो सोच रहा हूँ प्रधानमंत्री का बेटा सामने चमचमाती इम्पाला खड़ी हो और उसे चलाने की इजाजत ना हो, ये अपने आप में एक कश्मकश रही होगी। लेकिन फिर एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। उन्होंने हिम्मत करके ड्राइवर से चाबी ले ली और दोस्तों के साथ निकल पड़े। वो लिखते भी हैं, क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। इस एक लाइन से उस नौजवान का सारा रोमांच समझ में आ जाता है। लेकिन रोमांच तब खत्म हो गया जब वो घर लौटे और देखा कि दरवाजे पर ही बाबूजी उनका इंतजार कर रहे थे। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान था। सिर्फ डांट कर या नाराज होकर बात खत्म नहीं की उन्होंने, बाकायदा पूरी पूछताछ हुई। उन्होंने पूछा कहाँ चले गए थे, और फिर जो हुआ वो तो आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। हाँ, सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को बुलवाया और उससे पूछा कि क्या वो लॉग बुक रखता है। ड्राइवर के हाँ कहते ही उन्होंने पूछा, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई। जवाब मिला 14 किलोमीटर। शास्त्री जी ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। और बात यही नहीं रुकी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बेटे से कहिए कि 14 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री अपने ही बेटे से सरकारी गाड़ी के 14 किलोमीटर के इस्तेमाल का हिसाब ले रहा है। और ये सिर्फ ईमानदारी नहीं है, ये असल में क्या कहते हैं, एक सिस्टम थिंकिंग है। शास्त्री जी ये समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री के बेटे का 14 किलोमीटर गाड़ी चला लेना शायद एक छोटी सी बात लगे। हाँ, छोटी ही बात है, लेकिन ये एक मिसाल कायम करती है। अगर शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही छोटी छोटी बातों में ढील देने लगे तो वो भ्रष्टाचार के लिए पूरे सिस्टम में एक दरवाजा खोल देता है। उनकी ये सख्ती सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता नहीं थी, बल्कि एक असरदार शासन की नींव थी। वो ये संदेश दे रहे थे कि नियम सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री का परिवार भी उससे ऊपर नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये व्यक्तिगत ईमानदारी से कहीं ज्यादा एक संस्थागत ईमानदारी को स्थापित करने की कोशिश थी। पर मैं ये भी सोच रहा था कि एक बेटे के नजरिए से ये कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ आपके पिता देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ आपको 14 किलोमीटर के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। दोस्तों के बीच क्या इज्जत रह गई होगी। हाँ, उस उम्र में ये जरूर महसूस हुआ होगा, लेकिन शायद बड़े होने पर उन्हें समझ आया होगा कि उन्हें विरासत में गाड़ियां दौलत नहीं बल्कि ऐसे सिद्धांत मिल रहे थे जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और देखिए, यही वजह है कि ये किस्सा परीक्षाओं के नजरिए से भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये शास्त्री जी के चरित्र चित्रण का, उनकी सिद्धांतवादिता का सबसे मजबूत और सीधा उदाहरण है। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की ईमानदारी रखना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन जो बात मुझे और भी हैरान करती है वो ये है कि कोई दिखावा नहीं था। यही सिद्धांत उनके बंद दरवाजों के पीछे उनके निजी जीवन में भी उतने ही मजबूत थे। जैसे वो फटे कुर्ते वाली बात है, वो तो दिल को छू जाती है। यकीनन ये प्रसंग उनकी सादगी की एक अविश्वसनीय मिसाल है। लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने पिता की अलमारी ठीक करते हुए देखा कि उसमें कई कुर्ते फटे हुए हैं। किसी का कॉलर फटा है, किसी का बटन टूटा है। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि बाबूजी ये क्यों पहनते हैं, हम इन्हें नए कुर्ते क्यों नहीं दे सकते। और माँ ने उन्हें सीधा शास्त्री जी के पास भेज दिया। जब उन्होंने अपने पिता से यही सवाल किया तो जो जवाब मिला वो किसी भी प्रधानमंत्री से अपेक्षित नहीं है।
शास्त्री जी ने कहा, ये सब कुर्ते मैंने अम्मा को दे दिए हैं। और जब बेटे ने हैरानी से पूछा कि अब आप इन्हें क्यों पहनेंगे, तो उनका जवाब था, अभी आगे जाड़ा, नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब वे सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। ऊपर से कोट पहन लूंगा। ये एक लाइन उनके पूरे व्यक्तित्व को बयां कर देती है। ये सिर्फ पैसों की कमी की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक सचेत चुनाव था। ये गांधीवादी मूल्य, सादा जीवन, उच्च विचार का साक्षात प्रमाण है। वो चाहते तो रोज नए कुर्ते पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग और आत्मसंयम को चुना। यह संसाधनों के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाता है कि जब तक कोई चीज काम आ सकती है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। यह आज के यूज एंड थ्रो कल्चर के बिल्कुल विपरीत एक सोच है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में था, या ये एक गहरा दार्शनिक संदेश था, खुद के लिए भी और शायद देश के लिए भी? मुझे लगता है ये संदेश ही था। एक प्रधानमंत्री जब फटा कुर्ता पहनता है तो वो देश के सबसे गरीब आदमी से खुद को जोड़ता है। वो ये कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। ये जनता के साथ एक मौन संवाद है जो हजारों भाषणों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक बताते हैं कि शास्त्री जी की ये सादगी सिर्फ खुद के लिए थी। वो बच्चों के कपड़ों पर पूरा ध्यान देते थे। मतलब ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनका अपना चुना हुआ जीवन दर्शन था। तो अब तक हमने शास्त्री जी के दो रूप देखे, एक बेहद सख्त सिद्धांतवादी प्रशासक और दूसरा एक बेहद सादा आत्मसंयमी इंसान। लेकिन यह अध्याय उनकी एक तीसरी परत भी खोलता है, एक संवेदनशील पति और पिता की। हाँ, और ये पहलू शायद सबसे मार्मिक है, क्योंकि ये दिखाता है कि सिद्धांतों की सारी सख्ती बाहर के लिए थी, घर के अंदर वो एक बेहद नर्म दिल इंसान थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उनकी पत्नी अम्मा के साथ उनके गहनों को लेकर हुआ संवाद है। और उस किस्से के बारे में बताइए। लेखक बताते हैं कि उनकी माँ को शादी में बहुत कम गहने मिले थे, लेकिन ससुराल में मुंह दिखाई में उन्हें काफी गहने मिले। लेकिन फिर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आया और शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से वो गहने मांग लिए। अम्मा ने खुशी खुशी दे भी दिए, बात आई गई हो गई। लेकिन शास्त्री जी इस बात को भूले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। सालों बाद जब वो अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के बारे में पूछेंगे तो क्या कहोगी, तो ये उनकी गहरी संवेदनशीलता को दिखाता है। वो जानते थे कि उनकी पत्नी ने उनके लिए क्या त्याग किया है और समाज में उन्हें किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। वो उनकी भावनाओं को समझ रहे थे। और उस बातचीत का अंत तो और भी भावुक है। उसमें गहरा प्यार और सम्मान झलकता है। उस बातचीत में वो एक तरह से अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि उनका विवाह किसी बेहतर सुखी परिवार में हो सकता था और उनके साथ जीवन में उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। वो कहते हैं, तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। ये एक पति का अपनी पत्नी के त्याग के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। ये उनकी भावनात्मक परिपक्वता को दिखाता है। और आखिर में उनकी ये बात की दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है, जीवन के प्रति उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को सामने लाती है। ये वाकई कमाल है। एक ही व्यक्ति में इतनी दृढ़ता भी है और इतनी कोमलता भी। तो अगर हम इस पूरे अध्याय से मिले सबक को समेटने की कोशिश करें तो हमारे श्रोताओं के लिए, चाहे वो छात्र हों या कोई भी, मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, अगर हम इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर ना देखें तो इसमें 3 बहुत बड़े आइडिया हैं। पहला है सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। कार वाला किस्सा इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब है कि नियम सबके लिए बराबर हैं और सत्ता का मतलब सुविधाओं का निजी इस्तेमाल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। दूसरा आइडिया शायद सादगी का है, जिसे हम प्रामाणिक नेतृत्व कह सकते हैं। बिल्कुल, फटा कुर्ता सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो प्रामाणिकता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपके सार्वजनिक और निजी जीवन के मूल्यों में कोई अंतर नहीं है। आप जो उपदेश देते हैं वही जीते भी हैं। ये जनता में विश्वास पैदा करता है। और तीसरा आइडिया जो गहनों वाले प्रसंग से आता है वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक महान नेता सिर्फ सख्त फैसले ही नहीं लेता, बल्कि अपने आसपास के लोगों के त्याग, उनकी भावनाओं को समझता और सम्मान भी करता है। तो ये 3 स्तंभ हैं, जवाबदेही, प्रामाणिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और किसी भी छात्र के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इन 3 बिंदुओं को समझना और इन्हें साबित करने के लिए पाठ से सही उदाहरण यानी कार, कुर्ता और गहने देना ही इस अध्याय को समझने की कुंजी है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। शीर्षक की सार्थकता जैसे सवाल भी इसी समझ से हल होते हैं। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति शीर्षक क्यों सही है?
क्योंकि शास्त्री जी की ईमानदारी सिर्फ पैसों की नहीं थी, वो अपने समय के प्रति ईमानदार थे, अपने पद के प्रति ईमानदार थे, अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार थे और अपने रिश्तों के प्रति भी ईमानदार थे। इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल सटीक बैठता है। तो कुल मिलाकर ये अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का एक पूरा मैनुअल है। यह हमें सिखाता है कि महानता बड़े बड़े भाषणों या घोषणाओं में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में किए गए छोटे छोटे ईमानदार और साहसी चुनावों में होती है। और ये आज के दौर में और भी प्रासंगिक है। आज जब राजनीति में भव्यता और दिखावे का बोलबाला है, लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें याद दिलाता है कि सत्यता और सादगी एक साथ चल सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि बिना सिद्धांतों से समझौता किए भी सर्वोच्च पद पर पहुंचा जा सकता है और लोगों का दिल जीता जा सकता है, शायद तभी जीता जा सकता है। और अब अंत में एक विचार जिस पर मनन किया जा सकता है। आज के सोशल मीडिया और 24 घंटे की मीडिया कवरेज के युग में जहां हर नेता को हर पल दिखना और परफॉर्म करना पड़ता है, क्या शास्त्री जी द्वारा स्थापित सादगी और खामोश ईमानदारी के आदर्शों का पालन करना किसी नेता के लिए संभव भी है, या फिर आज के दौर में इसे एक राजनीतिक कमजोरी मान लिया जाएगा?